एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे अपनी यूजीसी नेट जीआरएफ को क्लियर करने की। लेकिन आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी भी एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं तो एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन होना भी ज़रूरी है और अच्छे से रिविजन करना भी ज़रूरी है। तो अगर आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो रखी है तो इस वीडियो के थ्रू, इस एक वीडियो के थ्रू आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी कंप्लीट रिविजन हो जाएगी। अगर आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी नहीं कर रखी है अपनी, तो आपकी यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी। यानी कि आपने चाहे ऑलरेडी पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, दोनों ही स्टूडेंट के लिए ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बिकॉज इस एक वीडियो के अंदर हम टीचिंग एप्टीट्यूड को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको नीचे कॉमेंट करके बताने कि क्या अभी भी आपका कोई डाउट रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग। रहता तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को और एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मेरी ऑलरेडी तबीयत खराब है, थोड़ा सा जुकाम भी हो रखा है, तो सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ी सी आपको वॉइस थोड़ी सी अलग चेंज नज़र यहाँ पर नज़र क्या चेंज सुनाई दे रही होगी आपको। तो फटाफट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड को आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को। चलो फटाफट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंटर आ जाता है हमारा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, जहाँ से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो टीचिंग को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर प्रोफेसर। सबसे पहले आ जाते हैं टीचिंग क्या है। एक सोशल प्रोसेस यहाँ पर टीचिंग को बोला गया है। सोशल प्रोसेस क्यों बोला गया? बिकॉज यहाँ पर एक सोशल सेटअप के अंदर ही टीचिंग हो सकती है। यहाँ पर स्टूडेंट होता है और टीचर होता है। दो लोगों के बीच में जब भी क्या होते हैं, एक से ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो वहाँ पर वो क्या है, एक एनवायरनमेंट बन जाता है। और टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस का मतलब ये है कि टीचिंग अकेले में तो नहीं हो सकती। मैं खुद को तो नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे पढ़ाने के लिए बच्चों की ज़रूरत है और बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मेरी ज़रूरत है। तो टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, टीचिंग एक फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। जैसे कि फॉर्मल टीचिंग का मतलब क्या है, आप सभी को पता है कि जब आपको ऑफिशियली पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक फॉर्मल टीचिंग आ जाती है। ऑनलाइन आप फॉर्मल वे में आप टीचिंग, यहाँ पर आपको क्या एजुकेशन मिल रही है, तो ये एक फॉर्मल टीचिंग आ जाती है। इनफॉर्मल का मतलब क्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते टाइम ही या सिर्फ और सिर्फ पढ़ते टाइम ही आप नॉलेज को गेन करते हैं। अदर देन यू नो स्कूल कॉलेज, आप अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलती है। चाहे वो नई नॉलेज हो जाए, नई इन्फॉर्मेशन हो जाए, फैक्ट हो जाए, या फिर चाहे वो नई स्किल्स डेवलप करने का ही मौका क्यों ना मिले, लेकिन हर टाइम आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। तो यहाँ पर सिंपली बोला गया है कि टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल का मतलब यानी कि टीचर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर आप नॉलेज गेन करें, या फिर आप उस इंस्टीट्यूशन के बाहर आप नॉलेज गेन करें। आपने सुना है हमेशा से कि मदर को क्या बोला जाता है कि पहली टीचर कौन होती है? मदर होती है। तो टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। फॉर्मल के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी सारी चीजें प्लान होती हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल टीचिंग होगी वहां पर प्री प्लान नहीं होता। ओके, तो ये थोड़ी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टीचिंग एक आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है यूजीसी नेट में। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट आपकी यूजीसी नेट में पूछी गई थी। आर्ट से कहने का मतलब क्या है, यानी कि हर एक टीचर का अंदाज पढ़ाने का अलग होता है। तो यानी कि अगर मैं आपको डायरेक्टली आकर बोल रही हूँ अरे ये आपका क्वेश्चन में आएगा, तब आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा क्या यार मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। तो टीचिंग एक आर्ट है, यानी कि टीचिंग एक कला है। किस तरीके से आप अपनी नॉलेज को बच्चों तक पहुंचा रहे हो, तो वो टीचिंग क्या है, एक कला है। साथ के साथ साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है नॉलेज। वो वाली साइंस मत सोचने लग जाना। साइंस का मतलब है कि टीचिंग एक नॉलेज भी है, बिकॉज इस थ्योरी के जरिए इस नॉलेज को ही हम बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो टीचिंग एक आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टीचिंग एक स्किल्ड प्रोफेशन है। स्किल्ड प्रोफेशन क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि एक प्रोफेशनल वे में ही टीचिंग जो है वो होती है। जैसे कि अगर आप में से किसी को नहीं पता या आप में नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी एक टीचर हूँ, एडुकेटर हूँ। मैं अंडर 24/7 में
वहां पर मैं वर्क करती हूँ, पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो यानी कि मैं यहाँ पर जो अभी आपको पढ़ा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको अपने चैनल पर पढ़ा रही हूँ तो ये अनप्रोफेशनल नहीं हुआ है। मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स तैयार किए हैं, मैंने सारे अपने नोट्स तैयार किए हैं, उसके बाद ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो यानी कि टीचिंग क्या होगी, टीचिंग यहाँ पर हमेशा एक स्किल्ड प्रोफेशन का मतलब क्या है, यानी ऑलरेडी सारी चीजें प्री प्लान की जाती हैं कि कब कौन से टॉपिक को पढ़ाना है, कैसे कौन से टॉपिक को पढ़ाना है। तो यानी कि एक स्किल्ड होगा आपके पास, अगर कोई स्किल होगी तभी तो आप पढ़ा पाओगे, क्योंकि अगेन टीचिंग क्या है, एक आर्ट है, और आर्ट को प्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए। तो तभी यहाँ पर बोला गया है टीचिंग एक ऐसा स्किल्ड प्रोफेशन कोर्स या स्किल्ड प्रोफेशन हमारा होता है। नेक्स्ट आते हैं, टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि टीचिंग क्या होती है, ऑलरेडी प्लान किया जाता है। जैसे कि मैंने अगर नोट्स बनाए हैं तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने ऑलरेडी इन सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है, मैंने खुद एग्जाम क्लियर कर रखा है, तभी मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। तो यानी कि हम देखेंगे कि जब भी टीचिंग होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी करिकुलम प्लान किया जाता है, साथ के साथ ये भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से बच्चे को किस तरीके का इंस्ट्रक्शन हमें देना है, कितने तरीके के बच्चे होते हैं, जो कि अभी आगे चलकर हम देखेंगे, कितने वेज ऑफ टीचिंग हो सकते हैं, टीचिंग मेथड कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के लर्नर होते हैं, सो दैट कि हम उनको उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ा सके, क्योंकि हर एक लर्नर के सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो ये हमारा क्या है, टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी, हम ऑलरेडी सारी चीजें प्लान करते हैं, उसके बाद ही टीचिंग पॉसिबल हो पाती है। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला गया है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम देखेंगे टीचिंग को क्या बोला गया है, टीचिंग को बोला गया है ये एक सोशल सर्विस है। अभी तो खैर क्या होता है कि अभी पढ़ाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको पता होगा बैक ऑफ द टाइम अगर आप चले जाओ तो आपको पता होगा कि पढ़ाने के लिए गुरु जो थे वो कभी पैसे नहीं लिया करते थे, गुरु दक्षिणा लिया करते थे। तो बदले में ऐसा होता था कि आपको शिक्षक को जो भी अपनी तरफ से ये ना जो भी चीजें देनी है अपने गुरु को, तो वो दे दिया करते थे। पहले से ही डिमांड नहीं होती थी कि आपको 5,000 आप मुझे पे करोगे तभी मैं आपको ये नॉलेज दूंगी। तो यानी कि टीचिंग क्या है, एक सोशल सर्विस है जहां पर टीचर अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा रहा है, जिससे कि जो समाज है वो तरक्की करे, जिससे जो सोसाइटी है, इकोनॉमी है वो ग्रो करे। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन हाँ दिस इज द फैक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, टीचिंग क्या है, एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है। इंटरएक्टिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने पहले पढ़ा कि टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है। टीचिंग अकेले नहीं हो सकती, अकेले पॉसिबल नहीं है। टीचिंग करने के लिए या फिर नॉलेज गेन करने के लिए एक टीचर की जरूरत है, एक लर्नर की जरूरत है। तो यानी कि हम देखेंगे कि जब एक सोशल एनवायरनमेंट होता है, टीचर लर्नर जब दोनों मौजूद होते हैं तभी हमारी टीचिंग पॉसिबल हो पाती है। तो टीचिंग एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है, यानी कि ये लर्नर के ऊपर भी पूरी तरीके से यहाँ पर लर्नर भी एक्टिव होता है और साथ के साथ टीचर भी एक्टिव होती है। क्योंकि अब एक बात बताओ, मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स पुट कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप एग्जाम क्लियर करो, लेकिन कब तक, जब तक आप सामने से एफर्ट्स नहीं पुट करोगे, आप जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक नहीं पढ़ना चाहोगे, तब तक आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। तो यानी कि सिर्फ मेरे ही बोलने से, पढ़ाने से कुछ नहीं होता, सामने से लर्नर के अंदर भी एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे एग्जाम क्लियर करना है। तो ये क्या है, ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, दोनों की ही मौजूदगी यहाँ पर होनी चाहिए। तो टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब फटाफट से हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग को। मैं अभी यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन इसलिए मैं यहाँ पर हटा दे रही हूँ क्योंकि पहले लेवल्स ऑफ टीचिंग को समझोगे, उसके बाद आपको आगे वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही आसानी से 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, हमने ये समझ लिया कि टीचिंग होता क्या है, अब समझते हैं कितने तरीके के लेवल्स होते हैं यहाँ पर। लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स तो सबके निकलेंगे तो लेवल्स ऑफ टीचिंग हमारे 3 तरीके के होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको समझना कैसे है, इसको हम समझते हैं बच्चे के जरिए। तो देखो, मेमोरी लेवल, कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि नर्सरी और यूकेजी, एलकेजी या फर्स्ट सेकंड के बच्चों को आप देख लो, वहां पर क्या होता है, टीचर को उनके पूरी तरीके से हाथ पकड़ कर उनको लिखवाना पड़ता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, प्रॉपर उन पूरी तरीके से। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा चिल्ला है, वो उसको क्या है, उसको रोना धोना है, मम्मी मम्मी आपकी याद
याद आ रही है, मुझे टीचर के पास नहीं रुकना। तो बच्चा चिल है, बच्चे का चिल माहौल है, लेकिन टीचर अपनी तरफ से फुल एक्टिव है और यहाँ पर पूरा तरीके से जो बच्चा होता है, लर्नर पूरी तरीके से टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो यानी कि मेमोरी लेवल एक ऐसा लेवल जहां पर लीस्ट थॉटफुल जिसे बोला गया है, बच्चा अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं पुट करेगा। यहां पर ज्यादा एक्टिव कौन होती है, यहां पर टीचर अपनी तरफ से एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करती है। टीचर यहां पर पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करती है। लर्नर किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, टीचर के ऊपर लर्नर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि छोटे बच्चे यहां पर क्या चलती है, यहां पर चलती है रूट लर्निंग यहां पर चलती है। रट्टाफिकेशन चलता है, यहां पर जितना बोलोगे उतना ही समझ में आएगा, उससे ज्यादा वो सोचने की क्षमता नहीं है, उससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पाएंगे। ABCD बोलोगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, A फॉर आंट बोलोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे मैम आपने तो बोला था A फॉर एप्पल होता है, A फॉर आंट कहां से हो गया, या A फॉर एंजल क्यों होता है। तो वो क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन चलता है, रूट लर्निंग चलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल जो कि हमारा सबसे लीस्ट थॉटफुल लेवल होता है, उसके बाद हमारा थोड़ा सा डेवलप हम करते हैं जब, तो ये आ जाता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल एक ऐसा लेवल होता है जब बच्चा थोड़ा थोड़ा समझने लग जाता है, लेकिन यहां पर अभी भी वो अपनी तरीके से अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाता है। उसको इतना पता है कि हाँ, अगर हम उसे बता रहे हैं, जैसे 9th-10th में क्या होता है कि 9th-10th में हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एवोपोरेशन क्या होता है, तो हम पढ़ के हम जो नॉलेज, उसमें हमें जो नॉलेज मिल रही है, उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं, प्रैक्टिकली हम उनको अप्लाई कर पा रहे हैं। लेकिन अदर देन डेट हम खुद से कुछ नया थॉट नहीं सोच सकते कि एवोपोरेशन ऐसा होता है, नहीं इसका मतलब तो इससे ये होगा वगैरह वगैरह। हम अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ जितनी नॉलेज है उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं, जो कि हम देखेंगे कि ये टीनेज के टाइम पर होती है। एंड देन आ जाता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे मोस्ट थॉटफुल लेवल यहां पर होता है। यहां पर टीचर की जरूरत ही नहीं होती है, लर्निंग ऐसी होती है कि पूरी तरीके से यहां पर जो लर्नर होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट लर्नर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी, जैसे मैं क्या है, अभी मुझे कोई भी टीचर नहीं है, मैं खुद, ऑल्दो मैं खुद एक टीचर हूं, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रही, मैं साइड बाय साइड में पढ़ भी रही हूं, लेकिन मुझे अभी किसी और टीचर की जरूरत नहीं है। मैं खुद पढ़ती हूँ, खुद से नोट्स बनाती हूँ, और देन उसके बाद मैं खुद थिंक करती हूँ कि अच्छा ये टॉपिक ऐसा है, इस टॉपिक को मैं इस एग्जाम्पल से मैं रिलेट करके मैं बच्चों को एग्जाम्पल दे सकती हूँ। तो यानी कि ये सबसे थॉटफुल लेवल होता है हमारा, कौन सा, रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा होता है। अब जरा ये समझ लेते हैं कि ये जो 3 लेवल है, ये किसने ये 3 लेवल दिए हैं। तो देखो, सबसे पहला लेवल जो है हमारा मेमोरी लेवल, ये दिया है हमारा हर्बर्ट ने ये इस लेवल को दिया है। और ये मेमोरी लेवल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। मेमोरी लेवल जो कि हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, मेमोरी लेवल यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे गेन की जाती है, मेमोराइजेशन से, रूट लर्निंग यहाँ पर चलती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लेवल है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो कि हमारा यहाँ पर ये लेवल किसने दिया है, तो मॉरिसन ने इस लेवल को दिया है। नाम याद रखना, प्रीवियस ईयर नेट के क्वेश्चंस रहे हैं। इस टाइम पर बच्चा क्या होता है, अपनी इंटेलेक्चुअल्स को डेवलप करता है, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब क्या है, यानी अपनी जो माइंड की स्किल्स है उनको इस टाइम पर डेवलप कर पाता है। नेक्स्ट लेवल आ जाता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि किसने दिया है, हंट ने रिफ्लेक्टिव लेवल को दिया है। एंड इस रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर क्या होता है, लर्नर जो एग्जाम करता है, यहाँ पर फैक्ट को जर्नलाइज करता है, और उसी जर्नलाइजेशन में वो न्यू आइडियाज को भी वो अप्रोच करता है, नई स्किल्स भी वो यहाँ पर डेवलप करता है। तो ये तो हमारे 3 लेवल हो जाते हैं। अब जरा हम यहाँ पर समझ लेते हैं, जब हमने लेवल को समझ लिया तो उसके बाद हम मॉडल्स को यहाँ पर समझेंगे कि कितने तरीके के मॉडल्स हमारे पास होते हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पर समझते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग की, जहाँ पर हमारे 3 मॉडल्स आ जाते हैं टीचिंग के। यानी कि मॉडल का मतलब क्या है, यानी कि टीचर को किस तरीके से पढ़ाना है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को। ओके, तो यहाँ पर हमारे 3 मॉडल हमें देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला मॉडल आ जाता है हमारा पेडागॉजी लेवल आ जाता है हमारा। देन उसके बाद एंड्रोगॉजी लेवल आता है, एंड देन हेडियोगॉजी लेवल आते हैं। ये 3 लेवल आ जाते हैं। अब जैसे
मैंने आपको पहले बताया, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, जस्ट आप इनको साइड में कर सकते हो कंसिडर। जैसे कि हमारा जो पेडागोजी लेवल है ये बिल्कुल सिमिलर है हमारा मेमोरी लेवल से। कौन से लेवल से? हमारा मेमोरी लेवल से। ये बहुत मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर सिमिलर है मेमोरी लेवल से, जहाँ पर क्या चलता है, रूट लर्निंग चलती है। रूट लर्निंग के साथ साथ ये एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर पूरी तरीके से जो लर्नर होता है वो डिपेंडेंट होता है टीचर के ऊपर। ओके, तो ये क्या, कौन सा लेवल? सबसे लीस्ट थॉटफुल लेवल होता है हमारा पेडागोजी लेवल। देन आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल जिसे हम कहते हैं एंड्रोगोजी लेवल। एंड्रोगोजी लेवल ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल के इक्वल होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जहां पर क्या होता है, एक टीनेज के स्टूडेंट है या अडल्ट लर्नर है, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई भी नए थॉट्स, नए आइडियाज वो नहीं क्रिएट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो ये हमारा ऐसा लेवल होता है एंड्रोगोजी लेवल, जो कि सेल्फ डायरेक्टेड तो होता है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि लर्नर जो होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ना तो पार्टिसिपेट करता है, ना तो वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है, ना तो वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगा। तो वो क्या है, हमारा एंड्रोगोजी लेवल आ जाता है। हेडियोगोजी लेवल एक ऐसा लेवल होता है विच इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में हमने जैसे देखा कि सबसे हाईएस्ट थॉटफुल लेवल हमारा होता है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे हेडियोगोजी लेवल सबसे थॉटफुल लेवल हमारा होता है। यहाँ पर जो लर्नर होता है वो क्या करता है, अब डेवलप करता है खुद से ही, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को डेवलप करता है, नई स्किल्स को वो डेवलप करता है, और वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट लर्नर की तरह वो होता है। वो डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि वो हम देखेंगे एक इंडिपेंडेंट लर्नर की तरह यहाँ पर होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग बहुत ही ईजी हैं, सिमिलर हैं पूरी तरीके से, एंड बहुत ही ईजी हैं। अब जैसे कि हमारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए ये एक छोटा सा टेबल है जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको आप क्लियर कर सकते हो। जैसे याद रखो कि लर्नर की हम जब बात करें तो लर्नर पेडागोजी लेवल में लर्नर क्या रहेगा, ये मेमोरी लेवल के बराबर होता है, तो यहाँ पर लर्नर डिपेंडेंट रहेगा। एंड्रोगोजी लेवल में सेल्फ डायरेक्टेड रहेगा, ठीक है, अडल्ट लर्निंग और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जितना पढ़ाया उतना पढ़ेंगे। आप अपने आप को यहाँ पर रख सकते हो कि जब आप बचपन में छोटे थे तो क्या था, पूरी तरीके से टीचर के ऊपर डिपेंडेंट थे, थोड़े बड़े हुए तो जितना पढ़ूंगा उतना ही पढ़ूंगा, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ना 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 मैं नहीं पढ़ूंगा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, तो वो क्या है, एंड्रोगोजी लेवल आ जाएगा। हेडियोगोजी लेवल, अभी आपको टेंशन होती है अपने फ्यूचर को लेकर, तो आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करोगे, मॉक टेस्ट भी लगाओगे, सब खुद से हो रहा है, तो ये क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट लेवल होता है। डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीचर के ऊपर कौन डिपेंडेंट होता है, पेडागोजी में टीचर के ऊपर लर्नर डिपेंडेंट होता है। एंड्रोगोजी में क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे हमें अनोनिमसली डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि मोस्टली हम देखेंगे अडल्ट लर्निंग आर मोस्टली अनोनिमस, यानी कि पूरी तरीके से भी डिपेंडेंट नहीं है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट भी नहीं है। और यहाँ पर हेडियोगोजी लेवल के अंदर हम देखेंगे लर्नर हाईली अनोनिमस होता है, यानी कि वो पूरी तरीके से इस टाइम पर इंडिपेंडेंट बन गया, जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक यू। रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल हो रहा है, पूरी तरीके से टीचर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो क्या है कि क्यों है, कैसे है, सब तरीके से टीचर को ही सारी चीजें संभालनी है, लेकिन नेक्स्ट लेवल में जो सारी चीजें वो टीचर को नहीं संभालनी होती, तो ये चीजें हमारी आ जाती हैं। एंड फोकस ऑफ लर्निंग, जो कि आप बहुत ही आराम से आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। रिसोर्सेज फॉर लर्निंग, लर्निंग के कौन कौन से रिसोर्सेज किस टाइम पर कैसे यूज़ किए जाते हैं। मेमोरी लेवल में क्या होते हैं, हम जो रिसोर्सेज का यूज़ करें, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए कि बच्चा काफ़ी ईजी उसको समझ पाए। देन उसके बाद खुद से एक्सपीरियंस कहाँ पर लेता है बच्चा, जब वो खुद से लर्न कर रहा है चीज़ें, तो खुद का एक्सपीरियंस प्लस में टीचर का एक्सपीरियंस दोनों ही इंक्लूड होता है एंड्रोगोजी लेवल में। लेकिन पूरी तरीके से अपना एक्सपीरियंस कहां पर इंक्लूड होता है, वो हमारा हेडियोगोजी लेवल में होता है। पार्टिसिपेशन कितना होता है लर्नर का, आप सभी को पता है, सबसे कम पार्टिसिपेशन कहां होगा, मेमोरी लेवल में। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन लर्नर का कहां होगा, हेडियोगोजी लेवल में। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो टॉपिक था वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी हम फटाफट से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की बात कर लेते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं टीचिंग के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज को लेना। लर्नर का काम क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपने अंदर क्या करेगा, वो एक्वायर गेन करेगा बेसिकली। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए और इस नॉलेज के बेस पर आप अपना नेट एग्जाम क्लियर कर लो।
इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना। अब वीडियो देख ही रहे हो तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ओके, आगे अभी लेक्चर खत्म नहीं हो, आगे अभी आपको और भी पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलेगा। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, नॉलेज को गेन करना, नॉलेज अपने अंदर पाना, तो यानी एक्वायर, नॉलेज को एक्वायर करना, एंड साथ के साथ सिर्फ नॉलेज नहीं, साथ के साथ विजडम को भी एक्वायर करना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नरिशिंग और ओवरऑल डेवलपमेंट, पता नहीं ओ क्या हो रहा है मुझे। तो ओवरऑल डेवलपमेंट यानी बच्चे की, जो स्टूडेंट है, ना सिर्फ फिजिकली मेंटली बल्कि इमोशनली सोशली हर तरीके से अपने आप को डेवलप करेगा। ये क्या होता है, ये एट द एंड ये एम होता है टीचिंग का। ओके, कि एक बच्चा, आप देखोगे, आपने सुना है कि अरे गवार है क्या, ये कैसी हरकतें कर रहा है। तो गवार वर्ड क्या है, यानी कि इसके अंदर नॉलेज नहीं है तभी इसका बिहेवियर ऐसा है, वो अनपढ़ है क्या ऐसी हरकतें कर रहा है। तो हमेशा ये डायलॉग्स आपने सुने होंगे हमेशा से। तो यानी कि हमेशा एक नॉलेजेबल पर्सन को ये कंसिडर किया जाता है, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना अच्छा बिहेवियर होगा, उतना वेल मैनर पर्सन वो होगा। तो यानी कि ओवरऑल ग्रोथ जो है वो यहाँ पर टीचिंग के जरिए बच्चे की हो, इसको यहाँ पर ये क्या हो, ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉस्टरिंग इंडिपेंडेंस, यानी कि हमने देखा कि जो बच्चा है एट द एंड धीरे धीरे करके, जब बच्चा छोटा होता है वो पूरी तरीके से टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा वैसे वैसे वो क्या है, खुद की क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर वो फोकस करना शुरू कर देता है। तो एट द एंड एम क्या होता है, पढ़ने लिखने का क्या काम है, ताकि आप अपने दिमाग से सोचो और इस कंट्री को कंट्रीब्यूट करो, और जिससे कि सोशली भी ग्रोथ हो, इकोनॉमिकली भी ग्रोथ हो पाए। तो ये क्या होता है, एट द एंड ये एम होता है कि आपकी क्रिटिकल एंड आपकी क्रिएटिव थिंकिंग्स जो है वो डेवलप हो सके। नेक्स्ट आ जाता है मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर का काम ये भी होता है कि जो स्टूडेंट्स है उनको मोटिवेट करना, ताकि वो अपनी लाइफ में अपने सक्सेस तक पहुंच सके। तो यहाँ पर छोटा सा मोटिवेशन मैं भी आपको देना चाहूँगी कि यार ऐसे ही मेहनत करते रहो, क्योंकि एक दिन मैं भी आपकी तरह बैठ कर किसी की वीडियो देखा करती थी। आज मैं खुद अपने प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो खास आपके लिए बना रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। वो इसलिए क्योंकि मैं दर बदर भटकती रहती थी कि यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो, वहाँ पर थोड़ी सी वीडियो देख लिया करती थी, और इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती थी। लेकिन अलग से मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है यूजीसी नेट पेपर 1 की, जहां पर आपको पूरा सारी के सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यहाँ पर पॉपअप भी कर दूंगी, तो वहाँ से आप इस वीडियो को पूरी देखने के बाद वो प्लेलिस्ट आप नीचे देख सकते हो। इसके साथ ही ये जितने भी नोट्स हैं, मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स मैं कहाँ से यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने जो बुक खुद पर्सनली मैंने यूज़ की थी, ओसवाल की बुक मैंने यूज़ की थी, तो ओसवाल के ही ये ईजी पीजी नोट्स है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप ओसवाल की बुक भी परचेज कर सकते हो, बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप बुक को परचेज करो, आराम से बैठकर। नोट्स बनाने का कोई भी झंझट नहीं है, इस बुक से डायरेक्टली बुक से पढ़ो। देन उसके बाद टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज भी गिवन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी गिवन है, तो वो आप आराम से पढ़ो, चिल मार कर पढ़ो और मेहनत करो। देखो हार्ड वर्क तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क से अपने एग्जाम को क्लियर करो और अपने सपने को पूरा करो। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर हम बात करते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की, जो कि आपके बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब देखो हुआ क्या, ब्लूम जो है एक ऐसे हम देखेंगे थिंकर थे जिन्होंने एक्चुअल में टीचिंग को क्लासिफाई कर दिया 3 कैटेगरी के अंदर। पहला आ जाता है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा आता है अफेक्टिव डोमेन, एंड तीसरा आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या है, ये हमारी बुद्धि से रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड है। हमारा माइंड किस किस तरीके से डेवलप होता है, तो वो हम कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हम जानते हैं। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हमारी एनालिटिकल थिंकिंग और स्किल्स को हम कहाँ पर कैसे डेवलप करते हैं, ये हमारा कॉग्निटिव डोमेन हमें बताता है। अफेक्टिव डोमेन जो कि थोड़ा सा इमोशनल होता है, तो ये हमारे इमोशनल रिएक्शन से ये रिलेटेड होता है। तो इमोशनल चीज़ें यहाँ पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होता है हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव यानी आपको कुछ कोई बोल रहा है तो आपको अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट तभी करेगा जब आपके अंदर इमोशंस होंगे, तो अफेक्टिव डोमेन यहाँ पर आ जाता है।
नेक्स्ट साइकोमोटर डोमेन, जो कि हमारी मोटर स्किल्स से डिपेंडेंट मोटर स्किल्स होती है पूरी तरीके से, यानी कि ये एक्शन ओरिएंटेड डोमेन भी होता है। मोटर स्किल्स का मतलब क्या है, यानी कि आप अपनी लाइफ में कौन कौन सी स्किल्स डेवलप कर रहे हो प्रैक्टिकली, इमोशनली एंड मतलब कि वो स्किल्स आपकी लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आ रही है कहीं ना कहीं, तो वो हमारा साइकोमोटर डोमेन आ जाता है। अभी जरा ये तीनों डोमेन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आपके नेट में सेट में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आपके हर बार पूछे जाते हैं। इवन अभी तो इनसे और ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा कि पहले तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजी भी पूछे जा रहे हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन हम देखेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर 6 लेवल्स होते हैं। 6 लेवल्स के अंदर कौन कौन से लेवल्स होते हैं, ये हमारे लेवल सिंपली हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। सबसे पहले हमें नॉलेज क्या है मिली, हमें नॉलेज मिली, हमने उस नॉलेज को कॉम्प्रीहेंड किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं। नॉलेज को हम रिमेंबरिंग भी बोलते हैं। तो ये भी आपको साथ के साथ याद रखना है, क्योंकि इन्होंने 2000 सबसे पहले याद रखो 1956 में इन्होंने ये वर्जन दिया था, लेकिन उसके बाद 2001 में इन्होंने क्या किया था, अपने कॉग्निटिव डोमेन को रिवाइज किया था। तो दोनों ही वर्जन को आपको याद रखना है। नॉलेज जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉलेज को हम रिमेंबर भी बोलते हैं नॉलेज को। ओके, कॉम्प्रीहेंशन यानी कि जब हमने नॉलेज गेन कर ली, नॉलेज हमें मिल गई, उसके बाद क्या करते हैं, हम उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड करना। एप्लीकेशन जिसका मतलब क्या होता है, अप्लाई करना। अब जैसे कि आपको नॉलेज मिली, आपने अंडरस्टैंड किया, उसको आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप एनालाइज करोगे क्या मैंने सही किया या गलत किया, तो दैट इज एनालिसिस। देन उसके बाद हमारा आ जाता है सिंथेसिस एंड देन आता है हमारा एवोल्यूशन। अभी क्या हमें देखने के लिए मिलेगा कि सबसे लास्ट में क्या करते हैं, हम इन सारी चीज़ों के बाद हम एक नए आइडिया को क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट हमारा सबसे लास्ट में आ जाता है। तो ये चीज़ें हमारी आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं। अफेक्टिव डोमेन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड देन उसके बाद कैरेक्टराइजिंग। इसको मैंने पर्सनली कैसे याद किया था, अफेक्टिव डोमेन जो कि हमारी दिल से रिलेटेड होता है। तो यानी कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने बोला कि आई लव यू, आपको किसी ने बोला आई लव यू, तो आपने क्या किया, आपने रिसीव किया, आपने सुना, देन उसके बाद रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना, आप ये सोच रहे हो कि अरे मैं क्या बोलूँ, आप क्या है रिस्पॉन्ड यहाँ पर करने की सोचोगे, लेकिन उसके बाद क्या करोगे, आप पहले वैल्यू करोगे कि क्या मुझे आई लव यू टू बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलना चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, आप सारी मेमोरीज, सारे थॉट्स उनको ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद आप क्या है, उस पर्सन का कैरेक्टर याद करोगे, तब आप उसको बैक करोगे। तो ये क्या है हमारा अफेक्टिव डोमेन, जो कि मैंने लर्निंग पर्पस से आपको सिर्फ इस तरीके से बता दिया। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग एंड देन उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड एट द एंड क्या आ जाता है, कैरेक्टराइजिंग। ये अफेक्टिव डोमेन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के अंदर आप देखोगे कि हमारा प्रिसेप्शन आता है, सेट आता है, गाइडेड रिस्पॉन्स आता है, मैकेनिज्म आ जाता है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स आ जाता है एंड देन आता है हमारा एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं कोई यहाँ पर ये खुद मुझे इतना कंफ्यूजिंग लगा था, तो साइकोमोटर डोमेन को याद करने की कोई भी ट्रिक फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, तो आपको ये खुद से रट्टाफिकेशन मार के ये सारे के सारे स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो 2001 जब रिवाइज किया गया था, तो यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स आ जाते हैं आपको याद रखना है। पहला क्या आएगा, रिमेंबर आएगा, दूसरा अंडरस्टैंड आ जाएगा, थर्ड में अप्लाई, फोर्थ में एनालाइज आ जाएगा, फिफ्थ में एवोलेट आ जाएगा एंड देन सिक्स्थ में आ जाएगा हमारा क्रिएट। पहले वाला जो वर्जन था 1956 का, वहाँ पर हमें पहले क्रिएट जिसे सिंथेसिस बोला गया था एंड एट द एंड हमें एवोल्यूशन देखने के लिए मिला था, वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया था इस रिवीजन में, इस रिवाइज वर्जन में। और साथ के साथ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि कुछ यहाँ पर चीज़ें भी चेंज हुई हैं, जैसे कि रिमेंबर बोल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बोल रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन को, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ अभी हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक को देखते हैं हम।
नाउ अभी हम बात करते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि लर्नर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। आपको यहाँ पर सिंपल टू द पॉइंट यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो लर्नर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हर एक इंडिविजुअल लर्नर रहता है तो वो अलग रहता है। जैसे कि यहाँ पर अब देखो ये जो वीडियो है बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। कोई इसको देखने के बाद रिवीजन करेगा, इस वीडियो के थ्रू कोई नोट्स बनाएगा, कोई इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ वो मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद एग्जैक्टली वो अपना एग्जाम देने चला जाएगा। तो यानी कि हर एक लर्नर के कुछ पर्सनल कुछ अकेडमिक करियर्स मतलब अकेडमिक कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पर्सनल कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यानी कि उनके जो सोचने समझने की जो क्षमता है, एनालिटिकल स्किल्स है, जो क्रिटिकल स्किल्स हैं वो अलग होती हैं। तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, यानी कि हर एक जो लर्नर है उसका बैकग्राउंड अलग हो सकता है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, वो किसी और लैंग्वेज से बेसिकली ऐसा हो सकता है कि कोई एक लर्नर है जिसे हमेशा बचपन से ही इंग्लिश समझ में आती है और वो अनअवेयर है हिंदी से। तो ऑफकोर्स अगर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या एक ऐसा क्लासरूम इन्वायरमेंट है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोली जा रही है, तो जो बच्चा हमेशा से इंग्लिश जो जानता है उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। या जो बच्चा हमेशा से उसे बंगाली आती है लेकिन अभी हिंदी आपको हिंदी या इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो थोड़ा सा उसके लिए क्या है डिफ़िकल्ट रहेगा। तो हमेशा टीचिंग जो है, टीचर को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि हर एक लर्नर जो है वो पर्सनली अलग अलग लेवल से, उसका वो कल्चरल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, वो सोशली इकोनॉमिकली अलग स्टेटस से बिलोंग करता है, साथ के साथ उसकी लैंग्वेज भी अलग हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग, साथ के साथ एज है, जेंडर है। तो ये क्या है लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जैसे कि होता है, आप लोगों को पता होगा कि जैसे मैंने अपनी जो मेरी स्कूलिंग है वो मेरी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। तो गवर्नमेंट स्कूल में जब मेरी स्कूलिंग हुई वहाँ पर एक मिडिल क्लास बच्चे वहाँ पर सारे के सारे आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी अमीर फैमिली से कोई भी वहाँ पर नहीं आता है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट स्कूल में जो एवरेज स्टूडेंट है वो वहीं पर ही आते थे। तो जब मैं कॉलेज में गई तो आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा माहौल था कि वहाँ पर मिडिल क्लास से भी आ रहे हैं, पुअर से भी आ रहे हैं और अमीर से अमीर लोग भी आ रहे हैं। तो अब क्या हुआ वहाँ पर देखने के बाद, ऑफकोर्स जो ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका स्टैंडर्ड अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका कॉन्फिडेंस अलग है। तो हमेशा अकेडमिक बैकग्राउंड का मतलब क्या है, अकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, यानी कि एक लर्नर उसका पहले का पिछले का क्या बैकग्राउंड रहा है उसे बोला जाता है अकेडमिक बैकग्राउंड। यानी कि कौन सा उसने पिछले पहले क्या क्या उसने स्किल्स गेन की है, क्या उसका कि कौन सी क्लास में कितने मार्क्स आए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी अकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगी। साथ में यहाँ पर हमारा अकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमारा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि लर्नर को कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी नॉलेज है उसके पास। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है लर्नर के अकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ओके, क्योंकि जब क्लास के अंदर जब पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पर अगर बच्चा सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कुछ बेसिक नॉलेज है तो टीचर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली मिडिल या डायरेक्ट एडवांस लेवल से वो पढ़ा सकती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे किस तरीके से जो स्टूडेंट्स रहते हैं सोशली वो ऐसा होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अलग सोसाइटी से आते हैं, अलग सोशल ग्रुप से आते हैं, तो उनकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग देखने के लिए मिलेगी। तो यानी सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं लर्नर के जो कि इम्पैक्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जब मैंने आपको बोला कि कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, माइंड से। तो यानी कि हर एक लर्नर की जो मेमोरी है, जो मेंटल कैपेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, ये सभी लर्नर की अलग अलग होती है। तो ये क्या आ जाते हैं हमारे कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो आपको सिंपल ये लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं, पर्सनल, अकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल एंड साथ के साथ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अभी हम फटाफट से बात करते हैं कि और कौन से दो अलग की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। पहला आ जाता है हमारा की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाँ, तो पहला आ जाता है हमारा की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट
लर्नर, एडोलेंस लर्नर का जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे। और ये कौन से लर्नर होते हैं? बेसिकली ऐसे लर्नर जो कि टीन एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, टीन एज लर्नर की यहाँ पर बात करें तो उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने के लिए मिलेगा। पहली बात तो ये एक ऐसे एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिस एज ग्रुप के अंदर उनको रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है उनकी लर्निंग प्रोसेस पे। अगर उनको हल्का सा प्रेस कर दिया जाए तो वो खुश हो जाते हैं और वो और अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन वहीं पर ही अगर उनको पनिश कर दिया जाए तो उसमें उनका ईगो हर्ट हो जाता है, जो कि एक्चुअल में फैक्ट है। तो यानी कि ये एक ऐसे लर्निंग प्रोसेस की बात करें जो कि लर्नर का जो रिवॉर्ड है, जो पनिशमेंट है, साथ के साथ यहाँ पर कंपटीशन भी होता है, कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हें फेस करने पड़ते हैं, फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हें फेस करने पड़ते हैं। ओके, दे आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन को वो एक्सेप्ट करते हैं। और इनकी जो नॉलेज रहती है, जो ये पढ़ते हैं, इनका फोकस क्या रहता है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड फोकस रहता है। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ नए आइडिया या अपनी तरफ से नहीं डेवलप करते हैं। ये पूरी तरीके से तो नहीं टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते, लेकिन थोड़े बहुत हम देखेंगे कि टीचर के ऊपर, टीचर के एक्सपीरियंस के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा। इनका एक्टिव रोल तो रहता है लेकिन इंडिपेंडेंट लर्नर नहीं कह सकते हैं हम इनको। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे अडल्ट लर्निंग की बात करते हैं। तो अडल्ट लर्नर कौन से लर्नर होते हैं? ऐसे लर्नर होते हैं जो कि सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं? मतलब हायर एजुकेशन में जो लर्नर होते हैं। और अगेन यहाँ पर आप रिफ्लेक्टिव लेवल वाला जो लर्निंग प्रोसेस है वो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। सेल्फ डायरेक्टेड रहेगा, नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, यानी ये इंडिपेंडेंट लर्नर हमारे यहाँ पर होते हैं। सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन इनके अंदर रहती है, सेल्फ एक्वाजिशन रहती है, यानी खुद से ही नॉलेज को गेन करना, खुद से ही पढ़ना, खुद से ही आगे बढ़ना, खुद में ही उनको मोटिवेशन ढूंढना। तो ये खुद से ही सारी चीजें करते हैं, इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं। इनकी जो लर्निंग प्रोसेस रहता है वो कैसा रहता है? प्रॉब्लम सेंटर्ड इनका लर्निंग प्रोसेस रहता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना इनका ये रहता है। साथ के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस इनके पास ऑलरेडी होता है, बिकॉज दे आर इन अडल्ट फेज। तो एक्सपीरियंस होने के साथ साथ हम देखेंगे कि ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, अपने उसी एक्सपीरियंस के थ्रू ही ये आगे नॉलेज को गेन करते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फैसिलिटेटर होता है उनका एक्टिव रोल रहता है इन प्लानिंग करिकुलम को प्लान करना, कंट्रोल करना, लर्नर की एक पर्सनल स्पेस को कंट्रोल करना, पीस को कंट्रोल करना, ये उनका रहता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने के लिए मिलेंगे अडल्ट लर्निंग के। मेक श्योर क्योंकि अभी ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हाल ही में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्रीवियसली नेट के एग्जाम में, सेट में भी इवन क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको एक बार ज़रा फटाफट से, ये जो इंपॉर्टेंट मैंने की पॉइंटर्स, की वर्ड्स मैंने आपको बताया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक लर्नर के क्या रहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। तो वो कौन कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस है जरा वो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक लर्नर का जो क्रिएटिव स्किल्स है, क्रिएटिव थिंकिंग है, अलग होती है। उनकी कंसेप्चुअल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग अलग होती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है? यानी किस तरीके से वो न्यू इन्फॉर्मेशन से कैसे वो रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, कैसे उनको जो ऑलरेडी बेसिक नॉलेज है उसको कैसे अप्लाई कर रही है, दैट इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर ऑलरेडी नॉलेज है कि जो यूवी रेस के बारे में, अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में मुझे नॉलेज है, या फिर ओजोन लेयर के बारे में अगर मुझे नॉलेज है, अगर मैंने उसको कहीं पढ़ रखा है तो मैं उससे क्या करूँगी? मैं अपनी रियल लाइफ में उस नॉलेज को मैं अप्लाई करूँगी, सो दैट कि मैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है, उसका यूज करना मैं अपनी लाइफ में कम कर दूंगी। तो दैट इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकर हम उसको बोलते हैं कि मैं अपनी साइड से जो कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, एनवायरनमेंट को सेव करना है। तो रिफ्लेक्टिव थिंकर वो रहेगा जो अपनी रियल न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या है, वो रिलेट कर पाएगा अपनी पहले की जो नॉलेज है उसके साथ। अंडरस्टैंड करना देयर थिंकिंग, अंडरस्टैंड करेंगे वो खुद की थिंकिंग को, लर्निंग स्ट्रेटजीज को, एंड दोनों ही तरीके से अब्स्ट्रैक्ट एंड कंसेप्चुअल टर्म में वो
वो इन चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रैक्टिकल थिंकर। प्रैक्टिकल थिंकर कौन होते हैं? जो कि सॉल्व करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, शो करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन दी वे दे अप्रोच प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल थिंकर्स हम उन्हें कहते हैं। ओके, यानी प्रैक्टिकली अगर आपके पास कोई नॉलेज है उनको रियल लाइफ में अप्लाई करना, उसे क्या बोलेंगे हम? प्रैक्टिकल। जैसे कि मैंने अभी आपको ओजोन लेयर का मैंने एग्जांपल बताया, जब मुझे ऑलरेडी ओजोन लेयर के बारे में पता है कि ओजोन लेयर धीरे धीरे करके कम हो रही है, तो मैं क्या है वाइटनर का यूज़ करना मैं कम कर दूंगी। मैं अपने घर में बोलूँगी नो नो एसी का मत ज़्यादा यूज़ मत करो। तो ये सारी चीज़ें करके मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैं समझ रही हूँ तो दैट इज़ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। लेकिन जब मैं उसको अपनी लाइफ में सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल थिंकर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या है? कितने क्रिएटिव हो आप, कितने क्रिएटिवली आप नई नई चीज़ें क्रिएट कर पा रहे हो। जैसे कि मैं कितनी क्रिएटिव हूँ कि मैं अचानक से मैं कोई सा भी एग्जाम्पल कहीं से भी उठा लेती हूँ और उसको अपने इस लेक्चर के अंदर मैं इंक्लूड कर लेती हूँ। तो क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है? कितना माइंड आपका शार्प है, फटाफट से आप चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट करके उसको शो कर रहे हो। तो ये आपके प्रोसेस को शो करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंसेप्चुअल थिंकर। कंसेप्चुअल थिंकर्स कौन कौन से होते हैं? जो कि कनेक्ट कर पाते हैं न्यू इनिशिएटिव, न्यू आइडियाज़ इनोवेट कर पाते हैं और उनको कनेक्ट कर पाते हैं अपनी प्रायर नॉलेज के साथ। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो कंसेप्चुअल थिंकर्स रहते हैं वो अलग अलग होते हैं। इनको क्लासिफाई किया गया है विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर एंड काइनेस्टिक लर्नर के रूप में। विजुअल यानी आंखों से देखना, दैट इज विजुअल, जो हम देख रहे हैं और उस देखने से हमें जो नॉलेज मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एक ऐसा पर्सन है जो कि हमने किसी का बिहेवियर नोटिस किया और उसके बिहेवियर को देखकर हमें जो नॉलेज मिली, तो दैट इज विजुअल लर्नर हम उसे बोलेंगे। हमने किसी की कोई बात सुनी और उससे हमें जो नॉलेज मिल रही है तो ऑडिटरी हो जाएगा। काइनेस्टिक का मतलब क्या होता है? किसी के पॉस्चर या फिर किसी के बिहेवियर को देखकर हम जो नॉलेज ले रहे हैं वो हमारा हो जाता है। तो ये हमारे कंसेप्चुअल थिंकर्स में तीन तरीके के में इसे क्लासिफाई किया गया, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये तीन तरीके के क्लासिफाई किया गया है। लिसनिंग पावर, हेयरिंग पावर एंड किसी और के बिहेवियर को, कोई कुछ देख रहा है, सुन रहा है, तो उसको देखकर हमें जो नॉलेज मिलती है दैट इज काइनेस्टिक। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा सेकंड, हमारे लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं अभी जो कि टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। इन फैक्टर्स की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर हम देखेंगे कि टीचर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर का बिहेवियर अलग है, जिससे कि क्या है बच्चे को समझ नहीं आ रहा। टीचर की जो स्पीकिंग है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो थोड़ी सी पुअर है, जिसकी वजह से बच्चे में थोड़ा सा इम्पैक्ट है, किसी को समझ आ रहा है, किसी को समझ में आ जा रहा है। तो ऐसे बहुत से यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि टीचर से रिलेटेड हो सकते हैं, लर्नर से रिलेटेड हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो सकते हैं, वो स्टडी मटेरियल या रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। ये सारे के सारे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग के अंदर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो सकते हैं। टीचर कई बार अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही है, तो ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही है नहीं कर रही, उसके ऊपर हो सकते हैं। क्रिएटिंग सेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग दी लेसन, किस तरीके से वो, जैसे मुझे जब भी लेक्चर बनाना होता है तो मैं ऑलरेडी प्री प्लान करके रखती हूँ, पीपीटी बनाकर रखती हूँ कि मुझे ये टॉपिक पर जो है मुझे ये लेक्चर लेना है। तो यानी कि क्या वो टाइमली करिकुलम पर पूरा फोकस कर पा रही है, नहीं कर पा रही, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। साथ के साथ अभी क्या है, टीचर को क्या है असाइनमेंट देने आते हैं नहीं आते हैं। टीचर को अब तो ब्लैक बोर्ड नहीं होता तो क्या उसे स्मार्ट बोर्ड यूज़ करना आता है, स्मार्ट डिजिटल टूल्स का यूज़ करना आता है। जितने भी एआई टूल्स हैं या फिर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या टीचर उन सभी प्लेटफॉर्म से, उन सभी टूल से अवेयर है? क्योंकि आजकल आप सभी को पता है कि जो लर्निंग है वो कैसी हो चुकी है, वो डिजिटलाइज हो चुकी है, डिजिटल लर्निंग हो चुकी है। तो क्या टीचर उन सारी चीज़ों से अवेयर है? तो ये क्या है, ये हमारा टीचर
का कुछ ऐसे हम कह सकते हैं टीचर रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लर्नर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की, वो पर्सनल हो सकते हैं, वो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वो सोशल इमोशनल हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो कि लर्नर को लर्निंग में क्या है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो वो क्या आ जाता है हमारा हमारा लर्नर के फैक्टर अफेक्ट, लर्नर को कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो कि अफेक्ट कर रहे हैं उसकी लर्निंग को। ओके, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी है, एज हो सकती है, मैच्योरिटी लेवल हो सकता है, इंटेलिजेंट मोटिवेशन हो सकता है, प्रायर नॉलेज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऐसे फैक्टर्स जो कि सपोर्ट मटेरियल को वो इम्पैक्ट, सपोर्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज के थ्रू बच्चे को क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं नॉलेज कैसे दे रही हूँ, यहाँ पर कौन से रिसोर्स का यूज कर रही हूँ, यहाँ पर आई एम यूजिंग की जो एक पीपीटी है इस बुक का मैं यूज कर रही हूँ, तो जिससे कि आपको यहाँ पर क्या मिल रही है, नॉलेज मिल रही है। तो ये क्या है, एक रिसोर्स है, एक टूल है, बुक का टूल मैं यूज कर रही हूँ जिससे कि आपको नॉलेज मिल रही है। ओके, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिसोर्स कहलाता है। सपोर्टिंग मटेरियल में जब भी क्या होता है, सपोर्टिंग मटेरियल से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि जिनमें क्या हो सकता है, टीचिंग की जो स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं वो कुछ अलग हो सकती है, टीचिंग की कुछ अलग स्ट्रेटेजीज, टीचर ने क्या है कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है जो कि बच्चे को समझ नहीं आ रही है। तो ये हो सकता है लेसन प्लानिंग हो सकती है, थोड़ी सी करेक्ट की है, इनकरेक्ट की है, ऐसे बहुत सारे टूल्स है जो कि इम्पैक्ट करते हैं। टूल्स में हमारे दो तरीके के टूल्स आ जाते हैं, एक ट्रेडिशनल टूल जिसके अंदर ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड टॉक मेथड, जहां पर ट्रेडिशनली टीचर आती थी, ब्लैक बोर्ड पर वो क्वेश्चन लिखती थी, आंसर लिखवाया करती थी, रीडिंग करवाया करती थी, जो हमारे स्कूल टाइम पर होता था। मॉडर्न मेथड जहां पर आईसीटी का यूज किया जाता है, अब यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड होते हैं, गूगल मीट की जाती है, बच्चों को ऑनलाइन ही होमवर्क दे दिया जाता है कि बेटा आपको ये ऑनलाइन होमवर्क करके आना है, ग्रुप डिस्कशन होती है, सेमिनार्स होते हैं। ओके, तो ये सारी की सारी जो नए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं ये क्या है, जब टीचर इन सारी रिसोर्सेज से अवेलेबल होगी तभी तो बच्चे के अंदर वो क्या है वो सारी चीजें इंप्रूव कर पाएगी, वो सारी स्किल्स इंप्रूव कर पाएगी। तो ये सारे सपोर्टिंग मटेरियल होंगे तभी बच्चे जो है वो नई नई नॉलेज गेन कर पाएगा। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी आ जाती हैं जो कि सपोर्टिंग मटेरियल से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज से रिलेटेड होते हैं, यानी कि समटाइम्स जैसे मैंने बोला कि आजकल क्या है डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, आप सभी को पता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में किसी या फिर कॉलेज में जा रहे हो, आप एडमिशन लिया आपने, लेकिन वहां पर क्या है ट्रेडिशनल मेथड का यूज किया जा रहा है, चॉक एंड टॉक का यूज किया जा रहा है, जिससे कि आपकी लर्निंग में क्या आएगी, एक रुकावट आएगी। वहीं पर ही एक ऐसा क्लासरूम है जहां पर स्मार्ट बोर्ड है, टीचर है वो पीपीटी यूज करके पढ़ा रही है, जिससे कि आपको जो है वो आप क्या है अवेयर हो गए, साथ के साथ आपकी जो नॉलेज है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी, आपको ज्यादा क्विकली इजीली समझ में आएंगी चीजें। तो यानी कि ये इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसी फैसिलिटीज हमारी इफेक्ट करती हैं लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट आ जाते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट भी हमारा इंपैक्ट करता है। समटाइम्स आप देखोगे, जैसे मैंने बोला कि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, सरकारी स्कूल में माहौल ही ऐसा होता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो वो तो आपके अंदर, जब तक बच्चे के अंदर खुद के अंदर होगा ना कि आपको अगर कुछ बनना है तो आप पढ़ लोगे, अदरवाइज आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। अगर वही आप प्राइवेट स्कूल में देखो, प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से सरकारी में, तो हाफ क्लास मैंने अपनी प्राइवेट में की थी कंप्लीट, तो प्राइवेट स्कूल में पूरा फुल माहौल होता था, इन्वायरमेंट होता था, टीचर अच्छे से ध्यान देती थी बच्चों के ऊपर, बच्चे भी इतना ज़्यादा शोर नहीं मचाना, बच्चे के अंदर भी फुल वो होता था। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये सारी चीज़ें नहीं होती। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर खुद ना तो सामने से इतना फोकस करती है और ना ही बच्चों को कोई फर्क पड़ता है अपने करियर से। ओके, तो यानी कि लर्निंग एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। अगर लर्निंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा तो बच्चा जो है वो लर्निंग अच्छे से वो करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव होगा, शोर शराबा है, पीस नहीं है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर लर्निंग जो है वो हो ही नहीं पाएगी। इसके अलावा लास्ट क्या आ जाता है हमारा, ऐसे फैक्टर्स जो कि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं, टीचर स्टूडेंट रेशियो हो सकता है, यानी कि
स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं, जो कि अक्सर गवर्नमेंट स्कूल में होता है कि एक एक क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों को संभालने के लिए एक ही टीचर है। तो यानी कि स्टूडेंट इतने ज़्यादा है, टीचर इतनी कम है। तो स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए कि सभी टीचर जो है सभी एक इंडिविजुअल बच्चों के ऊपर वो फोकस कर पाए। टीचिंग मेथड अच्छा यूज़ किया जाना चाहिए। टीचर को सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड नहीं बल्कि ग्रुप डिस्कशन का यूज़ कर रही है, वो अलग अलग जितने भी न्यू टूल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा रही है बच्चों से। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि टीचर यूज़ करे। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसीज़ भी मैटर करती हैं, इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, फिजिकल मटेरियल भी होते हैं, ई मटेरियल भी है, यानी कि सामने से क्या टीचर आपको बुक प्रोवाइड कर रही है या फिर ई बुक प्रोवाइड कर रही है, पीडीएफ प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि आपकी नॉलेज जो है वो बेटर हो पा रही है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक भी हमारा फटाफट से क्लियर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? हायर एजुकेशन का मतलब होता है कि जब बच्चा क्या है अडल्ट लर्निंग, अडल्ट फेज में है, तो दैट इज हायर एजुकेशन। बच्चे के अंदर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आ चुकी है, बच्चा खुद से समझ पा रहा है, क्रिटिकली एनालाइज कर पा रहा है, दैट इज हायर एजुकेशन वाला पॉइंटर। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आ जाती है, यहाँ पर हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्टर और टीचर सेंटर टीचिंग मेथड यहाँ पर होता है। हमारा यहाँ पर टीचर सेंटर टीचिंग मेथड, यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेथड्स की बात की गई है। सबसे पहला मेथड जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड मेथड बोलते हैं। ये एक ऐसा मेथड है टीचर सेंटर्ड मेथड जहां पर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जो कि हमारा इक्वल है मेमोरी लेवल के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? ये हमारा मेमोरी लेवल के बराबर है। हमने बात की थी मेमोरी लेवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ टीचर ही अपनी साइड से एक्टिव रोल यहाँ पर निभा रही है, स्टूडेंट का पैसिव रोल होता है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर या फिर अगर बात करें हैं क्लोज एंडेड मेथड, ये एक ऐसा मेथड होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ टीचर की चलती है, स्टूडेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट, कोई भी वहां पर क्या है इंटरेक्टिव नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लर्नर सेंटर्ड मेथड, जिसे हम ओपन एंडेड कहते हैं। यहाँ पर हमारे क्या रहते हैं, यहाँ पर इक्वली यहाँ पर लर्नर जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हमारे असेसमेंट हो गए, ग्रुप डिस्कशन हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हो गए, बहुत सारे अलग अलग तरीके के, जहाँ पर जैसे हमारा सेमिनार हो गया, ग्रुप डिस्कशंस हो गए। तो ये क्या रहते हैं, हमारे लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड हम इसे कहते हैं। इसके अलावा एक और टीचिंग मेथड है जिसे हम बोलते हैं इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिंग टीचिंग मेथड, जो कि दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो इसे हम क्या है इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन मेथड, जहां पर टीचर भी है और स्टूडेंट भी है। पहले हमने पढ़ा टीचर सेंटर्ड मेथड, जहां पर सिर्फ और सिर्फ टीचर है, लर्नर सेंटर्ड मेथड जहां पर लर्नर के ऊपर फोकस किया जाएगा, इंटरैक्टिव जहां पर टीचर भी है और लर्नर भी है और दोनों ही आपस में मिलकर यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा ऊपर बढ़ा रहे हैं। यानी टीचर अपनी नॉलेज दे रही है और स्टूडेंट अपनी नॉलेज दे रहा है, जिसे हम डिस्कशन मेथड भी कहते हैं, सेमिनार मेथड भी इसको बोला जाता है। ये दो तरीके का हो सकता है, ये ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। और ऑफलाइन यानी कि जब स्कूल के अंदर या फिर किसी कॉलेज के अंदर सेमिनार हॉल के अंदर जब स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, आपस में डिस्कशन हो रही है, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि टीचर ही वहां पर नॉलेज दे रही है, बच्चा भी खुद से बहुत सारी चीजें रिसर्च करता है और वहां पर टीचर को भी नॉलेज मिलती है। ऑनलाइन में जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे गूगल मीट, जूम मीट, इन सब का यूज करके ऑनलाइन कोई मीटअप हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग मेथड उसे बोला जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नेट क्लियर करोगे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे चल के वो पीएचडी करेंगे, तो पीएचडी में होता क्या है, जो आपके गाइड रहेंगे पीएचडी में, आप एक रिसर्च पेपर लिखोगे, रिसर्च पेपर लिखने के बाद क्या होता है कि आपको उसको प्रेजेंट करना होता है। तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि गाइड को आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी, आपके गाइड को हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में कम नॉलेज होगी। तो जब आप डिस्कस कर रहे हो, अपने गाइड के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो वहाँ पर गाइड की भी नॉलेज बढ़ती है और साथ में साथ आपकी भी नॉलेज बढ़ रही है। तो ये हमारा क्या है, इंटरैक्टिव मेथड हमारा कहलाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी हम कुछ डिजिटल टूल्स की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। तो जिनमें सबसे
पहले हम बात करेंगे MOOC के बारे में, जिसे फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म से भी आपके प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसे बोला जाता है। ऑनलाइन सर्च करोगे MOOC आपके सामने आ जाएगा। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बतेरे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ऐसे कोर्सेज जो कि आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए दिए जाते हैं। और या हम देखेंगे कि ये जो MOOC है ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं ई लर्निंग को पहली बात मोटिवेट करने के लिए, ई लर्निंग को बढ़ाने के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो नई स्किल्स यहाँ पर इम्प्रूव कर सके। मैंने खुद ने ये सर्च किया था तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आजकल जितने भी AI टूल्स हैं उनसे अवेयर करवाना है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको यहाँ पर देख करने के लिए मिल जाएगी। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में सीख सकते हो। आपको पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब तो आजकल कितना ज़्यादा ट्रेंडी है, हर कोई इन कोर्सेज को कर रहा है, सोशल मीडिया के कोर्सेज को कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज MOOC प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि और भी डिजिटल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, जैसे कि एडुसेट है क्या? ये एक सैटेलाइट है, एक एजुकेशनल सैटेलाइट जो कि इसरो ने लॉन्च की थी। कब लॉन्च की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। एक एजुकेशनल सैटेलाइट जो कि इसरो ने 2004 में लॉन्च की थी, ताकि जो डिस्टेंस लर्निंग है, यानी कि जो रूरल एरियाज हैं या ऐसे बच्चे जो कि पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे वो पढ़ सके इस सैटेलाइट की हेल्प से। 2004 में ये सैटेलाइट को लॉन्च किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस ही आपके इन डेप्थ में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम एक देखेंगे, इनकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। क्या फुल फॉर्म है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, जिसका मेन सेंटर कौन सा है? गांधीनगर इसका क्या है? अभी हेडक्वार्टर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, क्वेश्चन इससे प्रीवियसली पूछा जा चुका है। ये एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी है जो कि सभी को क्या है, उन हायर मटेरियल, कुछ गुड क्वालिटी मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। ओके, इसके अलावा CEC, इवन अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे CEC तो आपको बहुत ही आसानी से आप पाओगे यूट्यूब पर। ये एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा चैनल है जो कि जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, UG के जितने भी कोर्सेज हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज, ये फ्री में लेक्चर्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड ये जितनी भी फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ाती है वो प्रोफेसर्स होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स होते हैं जो कि यहाँ पर पढ़ाते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इनिशिएटिव्स थे ताकि जो डिजिटल लर्निंग है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा भी हम देखेंगे, स्वयं की बात करते हैं। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड, सॉरी। तो प्रीवियसली इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? याद रखना, MHRD ने इसको लॉन्च किया था। MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। और इसके साथ साथ AICTE, ये इन दोनों ने ही मिलकर लॉन्च किया था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, किस लिए लॉन्च किया था? ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रूरल एरिया में हैं उनको भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो स्वयं के अंदर हम देखेंगे कि फ्री में कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं ऑल ओवर द कंट्री। इंडिया की तरफ से ये लॉन्च किया गया था ऑल ओवर द कंट्री। बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पर क्या करती हैं, जितने भी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, लॉ, सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन फ्री में तब तक है जब तक आपको कोई भी आपको अगर डिग्री चाहिए उस पर्टिकुलर कोर्स की, तो आपको एक एग्जाम देना होता है और उस एग्जाम के लिए आपको कुछ पेमेंट होती है पर्टिकुलरली। वो उस पेमेंट आप कंप्लीट करोगे, एग्जाम दोगे, तो तभी आपको वहां से डिग्री मिलेगी। तो ये ऐसा होता है। ओके, इसके अलावा इसी के अंदर ही हमारा क्या आ जाता है, स्वयं प्रभा जो कि 40 DTH चैनल्स हैं जिसको लॉन्च किया गया था। स्वयं प्रभा उन DTH चैनल्स को बोला जाता है, स्वयं जो है वो वेबसाइट को बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। स्वयं प्रभा जो चैनल्स हैं 40 DTH चैनल्स जो कि 24/7 यहाँ पर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रिपीट टेलीकास्ट, ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सके। कौन सी सैटेलाइट का यूज किया जाता है? GSAT-15 सैटेलाइट का यूज किया गया है। प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है। 40 चैनल्स है, याद रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। गांधीनगर इज इंपॉर्टेंट। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? NPTEL, IITs,
यूजी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी, एनआईओएस, सभी लेवल के कोर्सेज, सभी लेवल की जो एजुकेशन है, चाहे वो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, 10th है, 12th है, सभी को यहाँ पर फ्री में एजुकेशन देते हैं ये 40 डीटीएच चैनल्स। अब आपको अपनी साइड से क्या मैं होमवर्क दे रही हूँ, आपका अपनी साइड से होमवर्क है कि आपको ये जो 40 डीटीएच चैनल्स है आपको जाकर सर्च करना है, देखना है कि ये जो डीटीएच चैनल्स है 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 8 तक कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है, कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, नेक्स्ट टॉपिक और क्या रहता है हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम यानी कि जो टीचिंग और जो प्रोसेस है इसको और अच्छा करने के लिए यहाँ पर क्या क्या सपोर्ट सिस्टम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है वो उससे काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड जो जहाँ पर चॉक एंड टॉक मेथड का यूज़ किया जाता था, यूजुअली होता क्या है कि ब्लैक बोर्ड होता था, वहाँ पर टीचर आती थी, लेक्चर लेती थी। लेक्चर भी कैसा होता था, बच्चों खड़े हो, रीडिंग करवाई, रीडिंग करने के बाद घर से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लेकर आना है। पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा ही होता था, स्कूल के अंदर ऐसे ही करवाया जाता था, और इसे क्या बोलते हैं हम, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड हम इसे बोलते हैं। ओके, जहाँ पर चॉक एंड टॉक मेथड का यूज़ किया जा रहा है, या फिर हम अगर क्लासिकल टीचिंग मेथड की बात करें, जब गुरु जब पढ़ाया करते थे तो वो फोकस किया करते थे कि जो लर्नर है वो अपनी स्किल्स को, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को वो डेवलप करे। तो क्लासिकल टीचिंग मेथड बहुत ही बढ़िया मेथड होता था, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देते थे गुरु, यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं होती थी, बच्चा खुद से ही समझता था, लिसनिंग पावर बच्चे के अंदर होती थी, उसी लिसनिंग पावर के बाद वो अपने प्रैक्टिकल्स देता था। ओके, लेकिन ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के अंदर हम देखेंगे ये एक ऐसा सिस्टम होता था जहाँ पर हम देखेंगे कि एक क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन बना हुआ है, चॉक एंड टॉक मेथड है। यहाँ पर इसके डीमेरिट्स भी हैं, कुछ मेरिट्स भी है। मेरिट्स क्या हमें देखने के लिए मिलेंगे कि ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर डिसिप्लिन बना रहता है, क्योंकि टीचर सामने खड़ी होती है, जो कि ऑनलाइन में नहीं होता है। आपका जब मन किया आपने आए, आपने ये वीडियो चलाई, थोड़ी देर आप चाय पीते पीते ये वीडियो देख रहे हो, कोई बच्चे सीरियस होकर देख रहा होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा कि है क्या है, चलो आगे बढ़ा कर स्पीड बढ़ाकर देख रहे होंगे। तो आपकी जैसी मर्जी आप वैसे देख रहे हो, कोई भी डिसिप्लिन यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड में हम देखेंगे, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में ये रहता था कि डिसिप्लिन बना हुआ है, इसके साथ ही ये मनी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होता था, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हुआ करते थे। लेकिन अभी आपको पता है कि जो आजकल की जो डिजिटल टीचिंग है, जितना अच्छा स्कूल, जितने ज़्यादा टूल्स, जितने ज़्यादा सपोर्टिंग मटेरियल्स, उतना ज़्यादा वहाँ की क्या होती है, फी होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे कि लर्नर के हमें मेरिट्स और टीचिंग के मेरिट्स देखने के लिए मिले, लेकिन साथ के साथ डीमेरिट्स भी थे। इनके अंदर हमें ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर हम कोलैबोरेशन कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन की यहाँ पर कमी थी। साथ के साथ जो स्टूडेंट और टीचिंग का मेथड जो होता था, जो टीचर है वो पूरे तरीके से एनवायरनमेंट को कंट्रोल करती हुई हमें नजर आएगी। तो ये यहाँ पर टीचिंग मेथड होता था। इस टीचिंग मेथड के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। टेक्स्ट बुक का यूज किया जाता था, जैसे मैंने आपको बोला कि टीचर आती है, किसी बच्चों को खड़ा करती है। हमारे स्कूल में तो ऐसा होता था कि आज लाइन बाय लाइन सबकी रीडिंग लगाई जाएगी, तो टीचर क्या है, सभी को लाइन बाय लाइन रीडिंग लगवाती थी, एंड देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी टीचर देना पसंद नहीं करती थी, समटाइम्स दे दिया करती थी, समटाइम्स नहीं दिया करती थी। तो आती थी, रीडिंग करी, देन उसके बाद घर से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के लेकर आने हैं, तो टेक्स्ट बुक का यूज़ करना। देन उसके बाद ब्लैक बोर्ड में आती थी, टीचर ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखती थी, एंड देन उसके बाद बच्चों को बोल दिया करती थी कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर, कोई बच्चा आओ और ये कॉपी में से देखकर इसका आंसर लिख दो। ओके, ऐसा होता था। देन उसके बाद चार्ट्स का यूज़ करना, पोस्टर्स का यूज़ करना। चार्ट्स का, पोस्टर्स का तो ऐसे यूज़ किया जाता था कि हमारी टीचर्स आती थी और वो हमें बोलती थी कि मॉनिटर खड़े हो, चलो सेक्शन ए की क्लास में, वो हमें लेकर जाती थी। वाओ, कितने देखा, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कितने क्रिएटिव हैं, कितने अच्छे अच्छे चार्ट्स बनाए हैं, तुमने अपनी क्लास में क्यों नहीं ऐसे चार्ट्स पोस्ट किए हैं। तो ये मैं मतलब कि आप लोगों को इसलिए एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स होते हैं, डिक्शनरीज होती हैं, पजल्स बुक्स, वर्क्स बुक्स, साइंस लैब जाने में हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। साइंस लैब जाना है, कंप्यूटर लैब जाना है, तो हमेशा हम शूज़ उतार कर कंप्यूटर लैब में जाया करते थे। वो क्यों उतारते थे वो हमें खुद नहीं पता, वो इसलिए शायद क्योंकि वो बहुत ही क्लीन होता था और बहुत ही डिसिप्लिन में वहाँ पर रहना होता था। तो ये सारी चीज़ें जो कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के अंदर यूज़ की जाती थी। अब
मॉडर्न टीचिंग मेथड की बात करते हैं, जिसे हम आईसीटी बेस्ड लर्निंग की बात करेंगे। यहाँ पर मेरिट भी है, डीमेरिट भी है। मेरिट क्या है, समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर उस चीज़ से अनअवेयर है, टीचर उस पर्टिकुलर टूल से अनअवेयर है, जिससे कि वो बच्चों को नहीं बता पाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे खुद ही नहीं पता होगा, या फिर जैसे मैं खुद टीचिंग के करियर में हूँ और आई नो वेरी वेल कि जैसे मेरी कुछ टीचर्स से बात भी होती रहती है, जो टीचर्स हमारे टाइम पर जो स्कूल में थी टीचर, अब उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो वो इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है, टेक्नोलॉजी से इतनी अवेयर नहीं है, जिसके चलते बहुत सारी गवर्नमेंट टीचर्स को क्या है, स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, बिकॉज दे आर अनअवेयर विद जितने भी जो भी टीचिंग टूल्स अभी डेवलप किए जा रहे हैं। तो यानी टीचर जो है वो अगर इन डिजिटल टूल से अनअवेयर रहेगी तो ऑफकोर्स क्या है, ये इम्पैक्ट करता है, टीचिंग को इम्पैक्ट करेगा। इसके साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या रहता है कि क्रिएटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा टीचर के अंदर होनी चाहिए, कितना ज़्यादा वो क्रिएटिव है, कितनी फ्लेक्सिबल है, कितना रिलायबिलिटी है उसके अंदर। तो ये क्या है, मेरिट है, मेरिट हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं यहाँ पर। टीचर बहुत ही अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स पुट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ईजी तरीके से, ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से वो बच्चों को समझा सके, ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। साथ के साथ यहाँ पर लर्नर और टीचर दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं इसके डीमेरिट्स, ये देखने के लिए मिलेंगे। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि बहुत सारी टीचर्स जो होती है वो इन टूल से अनअवेयर होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इन टूल्स के जरिए क्या है, उन्हें पढ़ना नहीं आता, या फिर वो इसका अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी को बोल दिया जाए कि आपको असाइनमेंट बनाना है और उसमें क्या है, आपको पीपीटी पर ये शो करना है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अनअवेयर होते हैं, पावर पॉइंट को यूज करना नहीं आता। इवन मेरे साथ भी होता था, क्योंकि मुझे भी यूज नहीं करना आता था। जब आई वॉज इन ग्रेजुएशन तब मुझे पावर पॉइंट का यूज़ नहीं करना आता था, बिकॉज हमारे घर में कंप्यूटर होते तो थे, लेकिन उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ हम डांस के लिए, मूवी देखने के लिए इसका यूज़ किया करते थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डीमेरिट्स हमें देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ ही हम देखेंगे कई बार क्या होता है, टीचर अपनी तरफ से कुछ लेस इंटरेस्ट शो कर रही है, ज़्यादा एफर्ट्स टीचर को पुट करने पड़ते हैं, जो कि मेरा भी पूरा दिन पीपीटी बनाने में चला जाता है कि मुझे लेक्चर से पहले मुझे बैठकर पूरी पीपीटी रेडी करनी है, उसके अंदर फोटोज लगानी है, क्या क्या पोस्ट करने हैं, जिससे कि वो जो पीपीटी है वो इंटरेक्टिव लगे। लेक्चर तो लगेगा ही लगेगा इंटरेक्टिव, लेकिन पीपीटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, इंटरेक्टिव कह रही हूँ, अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें डीमेरिट्स देखने के लिए, जब आप इन फ्यूचर टीचर बनोगे ना तब आपको समझ में आएगा। इसके अलावा हम देखेंगे मॉडर्न टीचिंग मेथड में कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाइट बोर्ड का यूज़ किया जाता है, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ किया जाता है, साथ के साथ डीवीडी हो गई, सीडी हो गई, ई रीडर हो गया, ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल्स हो गए, गेम्स हो गए, पजल्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ किया जाता है। इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है मॉडर्न आईसीटी टीचिंग मेथड के अंदर। तो ये सारे के सारे हो जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम फटाफट से लास्ट टॉपिक को कवर करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन सिस्टम। ओके, तो एवोल्यूशन सिस्टम की बात करते हैं। एवोल्यूशन सिस्टम यानी कि टीचर पढ़ा तो दे रही है, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो किस तरीके से एवोल्यूट कर पा रही है कि कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन सा बच्चा बुरा है। तो इसकी बात यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि एवोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड आपने हार्डवर्क तो किया, लेकिन अगर उस हार्डवर्क का अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो एक आपको लगेगा अरे यार क्या फ़ायदा करने का, है ना। आप ये एग्जाम में आप तभी ये पढ़ रहे हो, तभी मेहनत कर रहे हो, बिकॉज यू नो कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका नेट क्लियर हो गया है। भले इन फ्यूचर जॉब मिले ना मिले, लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के बेस पर, उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर ही आपको जॉब मिलेगी, तभी आप यहाँ पर हार्डवर्क कर रहे हो। तो ये क्या है, एक तरीका का एवोल्यूशन ही तो हुआ। तो एवोल्यूशन में हमारे कई तरीके के एवोल्यूशन होते हैं, दो तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्म रेफरेंस एवोल्यूशन और एक होता है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस एवोल्यूशन। दो मेथड होते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। नॉर्म रेफरेंस मेथड जहां पर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द रिलेशन, यानी कि जो हाइपोथेटिकल जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, हाइपोथेटिकल एवरेज स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, उसे नॉर्म रेफरेंस बोला जाता है। क्राइटेरियन
क्राइटेरियन ऐसा होता है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसको किससे किससे कंपेयर किया जाता है, प्री डिटरमाइंड लर्निंग स्टैंडर्ड से यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दो तरीके के टाइप्स होते हैं। पहला, हमारे कई टाइप्स होते हैं, टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप्स इज इंपॉर्टेंट, टाइप से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। पहला आ जाता है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, जो कि हमारा इंटरनल एवोल्यूशन कहलाता है। जैसे कि आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में होता क्या, आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, एक साल में 2 बार एग्जाम हुए, एंड देन उसके बाद आपके टोटल 3 साल में आपके अलग अलग सेमेस्टर्स हुए, उसके बाद आपकी डिग्री आपको मिलती है। ओके, तो ये क्या हो गए, हमारे जो इंटरनल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन बोलते हैं। जो कंटिन्यूअस पीरियड में छोटे छोटे टाइम बाद हमारी, जैसे कि हम मॉक टेस्ट ले सकते हैं, मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, हर मंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो वो हमारी प्रोग्रेस को बताते रहते हैं हमें, तो दैट इज फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारी एक और इंपॉर्टेंट है, सम्मेटिव एवोल्यूशन भी आते हैं हमारे यहाँ पर। सम्मेटिव एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये पूरे पीरियड के बाद हम जो एक फाइनल टेस्ट देते हैं वो हमारा सम्मेटिव होता है। तो सम से याद रखना, सम्मेटिव का मतलब क्या होता है, हमारे ये जो एक्सटर्नल रहते हैं, हम बोर्ड के अंदर क्या देते हैं, पहले हमारा प्री बोर्ड होता है, प्री बोर्ड का मतलब क्या है फॉर्मेटिव, और जो हमारा फाइनल बोर्ड होता है उसे हम बोलते हैं सम्मेटिव एवोल्यूशन, जो हमें एक्चुअल रिजल्ट देते हैं कि पूरे साल में हमने कितनी मेहनत की है। इसके साथ हमारा पोर्टफोलियो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, इवन नॉट ओनली स्टूडेंट्स, बल्कि आजकल आप देखोगे कि जो ऑफिस में भी जो जॉब लेना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में करियर बनाना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, तो वो अभी से ही पोर्टफोलियो रेडी करते हैं। इस पोर्टफोलियो के अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ये बताता है कि उसने थ्रू आउट द ईयर क्या क्या चीज़ें उसने डेवलप की है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है, तो वो क्या पोर्टफोलियो हमारा होता है। तो इसके साथ ही हमारा ये 2 तरीके के और होते हैं, इनसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है। प्रोग्नोस्टिक एवोल्यूशन एंड डायग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, प्रोग्नोस्टिक का मतलब होता है कि ये एक ऐसा एवोल्यूशन है जहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्रिडिक्ट करता है हाउ वेल अ स्टूडेंट इज लाइकली टू परफॉर्म इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। हम एक टेस्ट ले रहे हैं और उससे हमें ये पता चल रहा है कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये क्या है, हमारा प्रोग्नोस्टिक कहलाता है। और साथ के साथ इट हेल्प्स टू कलेक्ट एविडेंस रिलेटेड टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग मेरे से इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हो, तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना तो चाहते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपका एक छोटा बेसिक टेस्ट लेती हूँ, जिससे मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर की कितनी समझ है, कितनी नहीं समझ, सो डैट कि मैं ये अपना ये तय कर सकूँ कि क्या मुझे आपको पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना। आपको बिल्कुल समझ नहीं है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें पता चलती है प्रोग्नोस्टिक एवोल्यूशन से। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन ये एक ऐसा एवोल्यूशन है जो कि अगेन हम देखेंगे प्री असेसमेंट होता है, यानी कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कौन से एरिया में वीक है, कौन से एरिया में स्ट्रेंथ है, कौन सी स्किल्स है, कौन सी नॉलेज है। जब ये सारी चीजें टेस्ट करने के लिए बच्चों से टेस्ट लिए जाते हैं तो वो हमारा डायग्नोस्टिक होता है। इनसे आपके प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आज की इस क्लास के अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं, आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। विद इन 1 आवर हमने फटाफट से हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप कि मेरे एफर्ट्स आपको यहाँ पर अच्छे लगे होंगे। रात के 12 बज रहे हैं और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए खास रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल मुझे सुबह जल्दी उठकर मुझे ऑफिस भी जाना है, लेकिन इस एफर्ट्स के लिए यार थोड़ा सा तो आप लाइक कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपके लिए क्या ये वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं थी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट को क्लियर करना चाहते हो, जो बुक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर ये मैंने ओसवाल की बुक यूज़ की है, ओसवाल के नोट्स मैंने यूज़ किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरीके से ओसवाल के सारे नोट्स आप रिविजन पर्पज से, अपनी प्रिपरेशन पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप ले सकते हैं। यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश लिटरेचर के भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लस में आपको और ज़्यादा अच्छा कंटेंट अगर आपको चाहिए यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के रिगार्डिंग, तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे और वहीं से ही आप यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। और बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, विश यू बेस्ट ऑफ लक।